फिजियोथेरेपी देना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल फिजियोथेरेपी लेना भी है। इसलिए पेशेंट को जब भी फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल या फिजियोथेरेपी सेंटर में जा कर के आप जब थेरेपी लेते हैं तो आप विशेष ध्यान रखें इसका। ये बिल्कुल मेडिसिन की तरह से नहीं है। ये एक फिजिकल थेरेपी है और जिसमें कंटिन्यूएशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आपके अगेंस्ट में कुछ नहीं करता। ये प्रो बॉडी सिस्टम है जिसमें आप बॉडी के ही मूवमेंट को, फिजिकल मीन्स को, या लाइक आइस, हीट, कोल्ड, और कुछ मशीन्स हैं जिसका यूज हम करते हैं। फिजियोथेरेपी में जब भी आप कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो किस तरह से स्टार्ट करने हैं और ये कितनी ड्यूरेशन की होगी और कितना समय चलेगा, इसका विशेष ध्यान रखें। जब भी आप बीच में प्रोटोकॉल तोड़ते हैं या फिर आप किसी इमरजेंसी में होने के कारण से उसको आप बंद करते हैं तो उसका एक रेमेडी ज़रूर अपने साथ में रखें कि कंटिन्यूएशन चाहे 50% ही हो, ज़रूर हो आपके साथ में। उससे बिल्कुल ब्रेक ना करें अनटिल अनलेस आप अपना गोल अचीव कर लें। लाइक कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम है आपको, अलग अलग एज में उम्र के साथ में होने वाली बीमारी है। और आजकल जिस तरह की सर्वाइकल के सिम्टम्स मेल, फीमेल, यंगस्टर में और ओल्ड एज में देखने को मिलते हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर है फिजियोथेरेपी में पेशेंट का वो है जॉब रिलेटेड, जिसे पोस्चरल तकलीफ़ के कारण से पेशेंट हमारे पास में आता है और डायग्नोसिस के बाद अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोज होती है। अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोज होने का 2-3 मेन कारण होते हैं कि आपका वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा है बॉडी में, आपकी बोन क्वालिटी, आपकी मसल्स की, लिगामेंट टेंडन की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। कहीं न कहीं विटामिन D3, B12 और कैल्शियम और कुछ ट्रेस एलिमेंट की कमी हो रही है। बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइक प्रोटीन और कोलेजन की कमी हो रही है आपके बॉडी में। जब भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखें। ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी जब देता है तो वो अपने लेवल पर कुछ भी नहीं छोड़ता, सारा कुछ देने की कोशिश करता है। लेकिन आपके पास में उसके बाद जो बचे हुए 23 घंटे होते हैं 24 आवर में, उन 23 घंटों में से आपको 1 से 2 घंटे अपने ऊपर में देने ही चाहिए। सर्वाइकल के केस में कॉमनली पिल्लो का यूज करना ही चाहिए अनटिल अनलेस कुछ एक्सट्रीम कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो। क्योंकि जब भी आप सोते हैं तो आपके हेड का जो वज़न है उसको स्टेबिलिटी में डालने के लिए और कर्व को मेंटेन करने के लिए पिल्लो बहुत ज़रूरी है। पिल्लो का जो सिलेक्शन है वो पेशेंट खुद करे अपने लेवल पर, क्या उसको कितनी हाइट की पिल्लो पसंद है। स्पेशली जो इधर राइट साइड या लेफ़्ट साइड होकर के सोते हैं या विदाउट साइड लिए हुए उनको नींद नहीं आता, जो बिल्कुल स्ट्रेट सीधे सोते हैं उनके लिए शायद पिल्लो की ज़रूरत ना भी पड़े। कोशिश ये करें कि जब आपका थेरेपी चल रहा होता है तो कुछ भी ऐसा ना करें जो आपके उस ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल को उसके अगेंस्ट में हो या फिर उसके कारण से आपका पेन बढ़ता हो। फिजियोथेरेपी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पेशेंट को करना ही होता है, लाइक कि आपको माइल्ड एक्सरसाइजेस जिससे आपकी मसल टोन मेंटेन हो, आपका पोस्चर मेंटेन हो, करना ही चाहिए। सेकंड, अपनी पोस्चर का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। पोस्चर को मेंटेन करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आपको बॉडी अपनी पता हो कि मेरी बॉडी किस तरह से लीन हो रही है, आगे से या साइड से, तो आप अपने मिरर में देखें जब भी आप ड्रेसअप होते हैं उस समय कि आपकी बॉडी पोस्चर क्या है। और एक बार आपके ब्रेन को अगर आपके आँखों से दिख जाए आपका बॉडी आगे और पीछे से, तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलता है आपको, ताकि आप ब्रेन में एक इमेज होती है कि हाँ मेरा पोस्चर इस तरह का है, आपका लॉर्डोटिक पोस्चर है, काइफोटिक पोस्चर है। जो थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इन दोनों चीज़ों को करने से भी आपको अगर बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं है तो फिजियोथेरेपी में कुछ ऐसे गैजेट्स या सपोर्ट्स होते हैं जिसको लगाने से आपकी पोस्चर करेक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है। लाइक कि एक पोस्चर करेक्शन बेल्ट होती है जो आप उसको लगा करके आप अपने जॉब पर जाएं या काम करें, उससे आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग कम हो जाती है और कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिलता है स्पाइन को। एक बार आप फिजियोथेरेपी के प्रोटोकॉल को अचीव कर लें, पूरा कर लें और आप ठीक हो जाएं, आपका पेन कम हो जाए, उसके बाद आप स्टार्ट करें अपनी उन एक्सरसाइजेज़ को जिसके कारण से आपकी बॉडी फिटनेस बढ़ती है। आप अपने जॉब के हिसाब से करें, किस तरह का जॉब है, सिटिंग
आपकी है, ट्रैवलिंग है आपकी, तो उस तरह से उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अगर आपकी कोई ऐसी जॉब है जो कंप्यूटर डेस्क वर्क है, तो उसमें आप अपने नेक के उस मसल्स को इम्प्रूव करें जो आपके सस्टेन्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो इसमें आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज भी स्पेशली आप एंटी ग्रेविटी मसल्स के करें जो आपके स्पाइन के बैक साइड में होते हैं, और उसके करने के अलग अलग तरीके हैं। आप हिमवेदा फिजियोथेरेपी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, और इस पर बहुत सारे एक्सरसाइजेज जो हैं आइसोमेट्रिक के हैं। आइसोमेट्रिक में स्पेशली अगर आपको करना है सर्वाइकल के अपर पार्ट का, तो उसके अलग तरीके होते हैं। अगर आपको सर्वाइकल और चेस्ट वाले एरिया का भी अगर आपको करना है, तो उसके तरीके बिल्कुल अलग होते हैं। अगर आपको सर्वाइकल डॉर्सल के साथ साथ में शोल्डर गर्डल का भी, दोनों शोल्डर के भी एक्सरसाइजेज करने हैं, तो उसके तरीके बिल्कुल अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते, क्योंकि इतने इस बीच में काफ़ी मसल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग मूवमेंट को करने के लिए। तो आपकी एक्सरसाइजेज भी अलग अलग होगी, और जब भी एक्सरसाइजेज में पेन बढ़े तो आप थोड़े समय के लिए रुकें, आइस का यूज करें, उसके बाद फिर से एक्सरसाइजेज स्टार्ट करें। आपको थोड़ा सा समय देना ही चाहिए अपने इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए या फिर इस मूवमेंट को करने के लिए। एक बार आप लर्न कर लें ये सारे एक्सरसाइजेज, तो शायद आपको फिजियोथेरेपी सेंटर या फिजियोथेरेपिस्ट के पास बहुत लंबा नहीं जाना पड़े। लेकिन जब भी आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाएं, लास्ट में फिर से बोलूँगा, आप फिजियोथेरेपिस्ट को 100% फॉलो करें। अगर लगता है कि नहीं ये बिल्कुल मेरे ट्रीटमेंट के अगेंस्ट में है, तो बात अलग हो जाती है, फिर आप ज़रूर क्विट करें। अदरवाइज फिजियोथेरेपिस्ट के प्रोटोकॉल को फॉलो करें, और जीरो मैं बोलूँगा साइड इफ़ेक्ट वाली ट्रीटमेंट है, जहाँ पर कि नुकसान की जो चांसेस होते हैं वो 1% होता है। और उसमें भी अगर का फिजियोथेरेपिस्ट 5 साल 10 साल का कोई एक्सपीरियंस्ड हो, जिसको पता हो कि क्या गलत हो सकता है इस पेशेंट के साथ, तो वो भी कम हो जाने के चांसेस हैं या कम हो जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं, तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें, और बहुत ही अच्छे ढंग से और हैप्पी जॉली मूड में ये स्टार्ट करें, ताकि आपको एक तरफ, क्योंकि ऐसे केसेस में पेन होते हैं तो आप एक ही साथ में पेन को बढ़ा नहीं सकते, आप दुख में भी हैं, साथ साथ में ट्रीटमेंट लेते समय भी आप उसी तरह से दुखी पोजीशन में हैं, तो ये दोनों मिल करके ना आपकी पेन ही डबल हो जाएगी, कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। पेन किलर्स का जो यूज है, जो ऑर्थोपेडिशियन का या फिर जो न्यूरोसर्जन का जो रोल है इसमें इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि डायग्नोसिस कॉम्प्लिकेटेड केसेस में इन्हीं से निकल कर के आती है, जो भी एक्सरे एमआरआई स्कैन बाकी चीज़ें करते हैं उससे, और जो भी आपकी ब्लड रिपोर्ट होती है, ब्लड टेस्ट होता है, उसमें आपके विटामिन्स के लेवल पता चल जाते हैं, उसको ज़रूर मेंटेन करें। सो टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो मैं अभी सर्वाइकल के लिए काफ़ी अच्छी वीडियो और कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स अभी बनाने जा रहा हूँ मैं, तो आगे वो वीडियो आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू।